हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी एजुकेशन पंगा। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं इतिहास के 9th क्लास के पहले चैप्टर की, फ्रांसीसी क्रांति। आपने पिछली क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, और अगर आप आगे भी लेते हैं इतिहास का ही चैप्टर से मिलेगा आपको फ्रांसीसी क्रांति, अगर आप आगे भी लेंगे तो। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस में नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने की आज्ञा दे दी। तो आपको यही पता चल रहा होगा इस बात से कि कितना गंभीर माहौल था उस टाइम। सम्राट ने सेना को आज्ञा दे दी थी कि शहर में घुस जाए, और फिर सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर में पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। किले की जेल तोड़ दी गई और वहाँ का जितना भी गोला बारूद था वहाँ संभावना थी मिलने की, तो वहाँ के लोगों ने क्या करा, वहाँ से चोरी कर लिया और वहाँ के कैदियों को छुड़ा लिया गया। वहाँ का एक कमांडर भी था, उसे मार दिया गया। इस घटना के बाद कई दिनों तक के पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष भी होते रहे। मतलब ये घटना जब शुरू हुई तो वहाँ के जितने भी देहाती क्षेत्र थे ना, तो वहाँ पे भी संघर्ष शुरू हो गए थे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 18वीं सदी के अंतर्दाद में फ्रांसीसी समाज। फ्रांसीसी समाज कैसा था, वहाँ के राजा किससे शादी हुई, राजा कब बैठा, क्या था, सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। सन 1774 में राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी। उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुई थी। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु कौन था, ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। वो क्या करी, उनने सहायता दी। जब उनने सहायता दी तो आपको पता है जब युद्ध होते हैं तो उसमें पैसा भी लगता है, और पैसा लगेगा तो अब हम पे नहीं होगा और हम युद्ध कर लें तो क्या करेंगे, हम कर्जा लेके युद्ध करेंगे, और जब हम पे क्या है पहले से कर्जा हो तो डबल कर्जा हो जाएगा। यही हुआ फ्रांस के साथ। फ्रांस पे पहले से ही कर्जा था, फिर भी उन्होंने अपना साथ दिया अमेरिका के 13 उपनिवेशों को और बचाने में, फिर भी वो कर्जे में डबल हो गया। पर इस युद्ध के बाद से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। इस युद्ध के चलते फ्रांस का अत्यधिक कर्ज बढ़ गया, और इससे पहले भी उन पर कर्ज था, लेकिन अब उनका कर्ज बढ़ गया और ब्याज भी बढ़ गया। तो कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने अपने नियमित खर्चे जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यकलाप या विश्वविद्यालयों के चलाने के लिए फ्रांसीसी समाज करों में वृद्धि करने लग गया हो। क्या करा, सरकार ने वृद्धि कर दी अपने करों में। अब ये सब चलाने के लिए तो करों में तो वृद्धि चाहिए होगी। अब हम बात करते हैं इसकी आगे की। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था इस प्रकार थी। पूरी आज़ादी में लगभग 90% किसान थे, लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे अमीरों का अधिकार था। अब सोचो कि 90% किसान होंगे तो कितने गरीब हो गया होगा हमारा देश, फ्रांस हमारा नहीं, फ्रांस का देश। अमीरों का अधिकार था। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्म से ही प्राप्त होते, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाला करों में छूट। जैसे राज्यों को दी जाती है, कुछ होते हैं विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, उनको करों में राज्य जो कर मिल दिया जाता था उससे छूट दे दी जाती थी। चर्च भी किसानों से करों का एक बड़ा हिस्सा तीर्थ धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जीने का संघर्ष। उस समय फ्रांस के लोगों का जीने का संघर्ष कैसा था, क्या था, इसके बारे में जानते हैं। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 हो गई, जिसकी वजह से अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। ज़्यादातर लोगों के मुख्य खाद्यान्न पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। अब सोचिए, आप ही सोचिए, अगर मजदूरी अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं और आपकी जो महंगाई है वो 150 हो रही है, तो आप क्या खा पाएंगे कुछ। जैसे आप लेने जा रहे हैं पाव रोटी, अब पाव रोटी आपको दी जा रही है 100 रुपये की। अब एक पाव रोटी आप पूरे परिवार को खिला देते हैं, मान लीजिए पाव रोटी उसे कहते हैं ब्रेड को। तो पाव रोटी लेके आए तो पूरी फैमिली ने खा ली, पर वो आपको 100 रुपये की जगह 150 की दी जा रही है, तो आपका तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है ना, आपका इतना वेतन नहीं पड़ रहा है। तो उसी वजह से वहाँ की गरीबी बढ़ती चली गई, वहाँ के लोग संघर्ष करने लगे। और संघर्ष ऐसा किया उन्होंने, बेचारों ने, कुछ ने तो जान दे दी, कुछ बचे। बाकी हम बात करते हैं जिसकी वजह से अमीर गरीबों की खाई चौड़ी होती गई। आपको पता है अमीर क्या होंगे, जिनके पास पहले से स्टॉक में था पाव रोटी का, उन्होंने क्या करा,
एक्स्ट्रा हो रख ली और महंगी कर दी, वो अमीर होते चले गए। अब गरीब क्या करे बेचारा, उसे तो चाहिए ही, पेट भरने के लिए तो कमा रहा है। अगर वो ये भी ना कमा खा पाए तो वो फ़ायदा क्या है उसका काम करने का, तो वो मजबूरी में होकर ले लेता है। बढ़त हो गई थी और रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था, रोजी रोटी का उस टाइम संघर्ष पैदा हो गया था। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं उभरते हुए मध्य वर्ग, जो जिसने विशेष अधिकार का अंत की कल्पना की थी। ठीक है, इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की। कौन था वो? जो ज़्यादा पैसे वाला हो चुका था ऊनी और रेशमी वस्त्रों को बेचकर। ठीक है, ये सभी पढ़े लिखे होते थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ी लिखी वाली बात करेगा ना, अनपढ़ वाली बात करेगा नहीं कि जन्म से ही अधिकार प्राप्त है, ये है वो है, नहीं। ये पढ़ा लिखा वर्ग था जो पैसे वाला भी था और पढ़ा लिखा भी था। तो इसने क्या कहा, विशेष अधिकारों का अंत की कल्पना करने लगा। तो इन्होंने आगे क्या करा क्या नहीं करा, हम इसके आगे बारे में भी पढ़ेंगे। अभी तो हमारा ये भाग होता है पहला भाग, हमने 3 भागों में ख़त्म करनी है ये चैप्टर को। तो पहला भाग हमारा ख़त्म होता है, हम आगे बात करते हैं। ठीक है।